हेलो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेल। और सेल के बारे में हम जानेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, सेल के कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स के अलावा उनका क्या फंक्शन होता है, और उसके बाद कौन कवरिंग ऑफ सेल क्या होती है, उसको क्या काम है, कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन है, और ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन के अलावा ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन है। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे और उसके एक एक फंक्शन जानेंगे और उसके एक एक डायग्राम जानेंगे। इन सभी चीज़ों को मैं प्रेजेंट करूंगा विद द हेल्प ऑफ चार्ट डायग्रामेट्री। तो शुरू करते हैं सेल के बारे में। सेल इज द सभी लोग जानते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा सेल की स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, सेल के बारे में अगर कहा जाए तो हमारे शरीर में मोर देन 200 टाइप्स के सेल मिलते हैं। जैसे अगर हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके बाद आरबीसी है, आरबीसी की सेल है, एनिमल सेल है, डब्ल्यूबीसी की सेल जो होती हैं, डब्ल्यूबीसी सेल, नर्व सेल, और इस तरह से स्क्वायर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है लगभग प्लांट सेल। तो इस तरह से हम प्लांट सेल को छोड़ दिया जाए तो हमारी बॉडी में लगभग मोर देन 200 सेल पाए जाते हैं। उनका अलग अलग शेप होता है, अलग अलग काम होता है। सेल की बात करें तो एक सिंगल सेल से अगर आप देखेंगे, एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एक सिंगल डिप्लॉयड सेल से, सिंगल एज लाइक जैसे ड्यूरिंग द क्रॉस ऑफ जनरेशन हम देखते हैं कि 23 क्रोमोसोम मेल से एंड 23 क्रोमोसोम फीमेल साइड से एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है, सिंगल डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। और इस सिंगल डिप्लॉयड सेल से आपकी हमारी सबकी पूरी बॉडी डेवलप करती है। जैसे एक सिंगल डिप्लॉयड सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, पूरी बॉडी। इसी तरह अगर सेम हम प्लांट की बात करें तो मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर सिंगल सेल हैप्लॉइड सिंगल सेल पूरे प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं, और इससे एक बड़ा सा ट्री बनता है। तो यहाँ पर हमें जो जानना है, देखना है, ये देखना है कि कैसे एक सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी हो, लोगों की हाइट कैसे बढ़ती है, कैसे इंक्रीज करती है, और उस सेल में क्या क्या पाए जाते हैं, सेल के कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनके क्या फंक्शन है, एक एक डायग्राम बनाएंगे, एक एक फंक्शन बताते हैं आपको आज की क्लास में।
इसके बाद फर्स्ट सेल की बात करें तो फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। इनकी स्टडी को हम बोलते हैं प्रिमिटिव स्टडी भी बोलते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव टाइम में इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था बहुत पहले, सन 1655 की ईस्वी की आसपास की बात है। तो उस समय जो माइक्रोस्कोप था, उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने स्टडी किया सेल के बारे में। तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल एक कंपार्टमेंट लाइक चीज उनको दिख रही थी, खाली डब्बे नुमा स्ट्रक्चर उनको दिख रहा था, जिसका नाम उन्होंने सेल दिया। सेल का मतलब ये होता है कि खाली डब्बा या बिल्कुल कंपार्टमेंट लाइक की चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद फर्स्ट लिविंग सेल की भी स्टडी फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान लीवेनहॉग, एंटोनी वान लीवेनहॉग। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं सेल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, सेल का कौन सा कंपोजिशन होता है, सेल की स्टडी कैसे करते हैं, ठीक है। सेल को हम यहाँ पे दो भागों में बांट देते हैं। कवरिंग ऑफ सेल में हम देखेंगे कि सेल को कौन कौन सी चीज होती है जो कवर करती है। कवरिंग ऑफ सेल, और कवरिंग ऑफ सेल में दो चीजें आती हैं, एक आपका सेल वॉल, एंड सेकेंड इज ए सेल मेम्ब्रेन। अब कोशिश करिएगा आप बिल्कुल एक प्लेन कॉपी पे, एक सादा कॉपी पे A4 साइज की डायग्राम बनाइएगा, एक ही पे आपको पूरा चीज दिख जाएगा और उससे आपको स्टडी करने में आसानी होगी। मैं तो थोड़ा थोड़ा इरेज करके आपको बताता हूँ, बट आप कोशिश करिएगा कि एक ही पेज पे बनाइएगा। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल का जो फंक्शन है, ठीक है, अगर सेल वॉल की मेम्ब्रेन की बात करें तो बिल्कुल जो इसका स्ट्रक्चर होगा डबल मेम्ब्रेन होती है और अलग अलग प्लेस पे इनका अलग अलग चीज़ की बनी होती है, अलग अलग कंपोजिशन होता है। सेल वॉल का जो फंक्शन है, एक फंक्शन हम आपको बताते हैं, इसका जो मेन काम है प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, provide strength and protection against osmotic stress। ठीक है। अगर हम फिर बात करते हैं कि सेल वॉल पाया कहाँ कहाँ जाता है, सेल वॉल आपका पाया जाता है बैक्टीरिया में, प्लांट सेल में और फंजाई में। प्लांट सेल में जो बैक्टीरिया सेल में जो सेल वॉल होता है, ये बना होता है मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान। एंड प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है, ये बना होता है मेड अप ऑफ सेलुलोज। एंड फंजाई का जो सेल वॉल होता है, ये बना होता है आपका काइटिन का। इसके बाद हम आपको बताते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम बिल्कुल इस तरह से डायग्राम खींच देते हैं। सेल मेम्ब्रेन हो गई, अगर इसका हम डिटेल डायग्राम देखें तो इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनता है।
सेल मेम्ब्रेन का। इसका जो मेन काम होता है रेगुलेट करना कि सेल के अंदर क्या आएगा और सेल के बाहर क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डायग्राम देखते हैं। अब सेल के अंदर क्या आ रहा है, सेल के अंदर क्या गेन करेगा, सेल के आउटसाइड क्या जाएगा। तो ये आपका जो है यहाँ पे फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है, 2 लेयर होती है। मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, प्रोटीन होता है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, इंटीग्रल प्रोटीन होती है। ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा इसमें कुछ टेल लाइक चीज़ें पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू। कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन है, अगर एक फंक्शन की हम बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन है रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल regulate transport of material in and out। सेल के अंदर क्या जाएगा और सेल के बाहर क्या जाएगा, इन चीज़ों को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल। और सेल के बारे में हम जाएंगे कवरिंग ऑफ सेल। और कवरिंग ऑफ सेल के अलावा जो चीज़ें बचेंगी आपका साइटोप्लाज्म होगा। और साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें आएंगी इसको आगे हम देखते हैं। कवरिंग ऑफ सेल में एक चीज़ एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, बताता हूँ। सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल जो होता है, जिसका मेन फंक्शन है प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑस्मोटिक स्ट्रेस। सेल वॉल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो 3 जगह पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में, प्लांट सेल में एंड फंजाई में। बैक्टीरियल सेल में बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकान का, प्लांट सेल में सेलुलोज का बना होता है और फंजाई में काइटिन का बना होता है। इन सब का जो मेन काम है प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑस्मोटिक स्ट्रेस। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन लगभग ऑल सेल में पाई जाती है, प्रेजेंट इन ऑल सेल। ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल सेल, सभी सेल में पाई जाती है। इसमें फास्फोलिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट। एंड ये बनी होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। इसमें अगर हम बात करें तो फास्फोलिपिड जो होता है, फास्फोलिपिड जो होता है सबसे अधिक पाया जाता है। इसके बाद प्रोटीन पाई जाती है, इसके बाद फिर सबसे लेस कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। ठीक है, तो इसे कवरिंग ऑफ सेल हो गया। कवरिंग ऑफ सेल में मैंने आपको सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल का क्या फंक्शन है, कैसा डायग्राम होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल का क्या फंक्शन है, कैसा स्ट्रक्चर है, उसमें आपने देखा। अब हम आपको बताते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म में देखते हैं साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और साइटोप्लाज्म हम बोलते किसको हैं। तो ठीक है, entire part within the cell, definition आप देख लीजिएगा। entire part within the cell is known as cytoplasm। एज बिल्कुल साइटोप्लाज्म वैसे ही है जैसे अगर एक कमरा है, ठीक है, अगर इस कमरे को हम मान लेंगे क्या है कमरा, अगर इसे हम सेल मेम्ब्रेन मान लेते हैं तो इसका जो फर्श है, ठीक है, फर्श को हम क्या बोलेंगे साइटोप्लाज्म।
और इस फर्श पे क्या क्या है, इस फर्श पे हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं। तो किसी को हम मान सकते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, ये माइट्रोकांडिया है, ये चेयर है, इसको हम गोल्गी बॉडी मान लिए। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारे आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, साइटोसोल, साइटोसोल के बाद सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स एंड उसके अलावा सेल इंक्लूजन पाया जाता है, सेल इंक्लूजन। ठीक है, साइटोसोल क्या होता है, बिल्कुल विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल के बारे में हम देखते हैं, अभी डिटेल पढ़ना है। सेल इंक्लूजन क्या होता है, नॉन लिविंग मटेरियल जो होते हैं सेल के अंदर, नॉन लिविंग मटेरियल्स, जो नॉन लिविंग मटेरियल्स होता है या पार्टिकल्स होता है उसको हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन। जैसे जो जैसे ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स, स्टार्च, पिगमेंट, etc, ये सब सेल इंक्लूजन है। अब हम आते हैं सेल ऑर्गेनल्स में, देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स को हम डिटेल देखते हैं। सेल ऑर्गेनल्स, अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन है, उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो इस तरह से ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन, इस तरह से आपके दो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जिसको बोलते हैं, सेंट्रोसोम। अगर इसके राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से पार्टिकल लाइक, बिल्कुल बिंदी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। सेंट्रोसोम की अगर हम बात करें तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। राइबोसोम का जो मेन काम है, जो मेन फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस with the help of amino acid, with the help of amino acids, अमीनो एसिड के साथ मिलकर ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम दो तरह के पाए जाते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की हम बात करें, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आपका 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम की हम बात करें, यूकैरियोटिक राइबोसोम की हम बात करें तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है आपका 80S टाइप का होता है, 80S टाइप का। सेंट्रोसोम का जो मेन काम होता है, सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, और जैसे हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ microtubules, microtubules which help in the process of cell division, in the process of cell division। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। राइबोसोम का जो मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, सेंट्रोसोम का जो मेन काम है सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। राइबोसोम आपके दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आपका 70S टाइप का होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम आपका 80S टाइप का होता है। इसके बाद ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन में, इसके अलावा हम देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन होते हैं। ऑर्गेनल्स विथ मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल्स विथ मेम्ब्रेन्स,
ऑर्गेनल्स विद मेम्ब्रेन में फिर हम देखेंगे आपको ऐसे कौन कौन से मेम्ब्रेन हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन है, ऐसे कौन कौन से मेम्ब्रेन हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन है, और ऐसे कौन कौन से मेम्ब्रेन हैं जो डबल मेम्ब्रेन है। सिंगल मेम्ब्रेन, single membrane cell organelles and double membrane cell organelles। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स एंड डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स। सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं आपके, अगर आप देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपका दो तरह का होता है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके अलावा गोल्गी बॉडी, इसके बाद लाइसोसोम, ठीक है, पैराक्सीसोम, इसके अलावा वैक्यूल्स। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स जो हैं आपके तीन हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। ठीक है, अब इनका हम देखते हैं डायग्राम। ठीक है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हम RER की बात करें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है, बिखरा हुआ रहता है, और इस पर राइबोसोम के पार्टिकल पाए जाते हैं, और इस राइबोसोम के पार्टिकल की वजह से इसे हम बोलते हैं RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो दूसरा होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जहाँ पे आपका अगर आप देखेंगे तो राइबोसोम के पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा भी इसमें सिस्टर्नी पाई जाती है, और भी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपको आगे नेक्स्ट फर्दर किसी क्लास में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, गोल्गी बॉडी का जो मेन स्ट्रक्चर होता है आपका, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल काजू की तरह होता है। आपने काजू खाया होगा, और इस तरह से अगर आपने काजू नुमाइश का स्ट्रक्चर होता है गोल्गी बॉडी का। इसके फंक्शन अभी हम बताते हैं। ठीक है, लाइसोसोम का जो फंक्शन होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और जो बैक्टीरिया और वायरस को इंगल्फ करते हैं, अभी एक फंक्शन बता रहे हैं। ठीक है, पैराक्सीसोम का जो फंक्शन होता है आपका इस तरह से, वैक्यूल होता है जो इसके फूड पार्टिकल्स को स्टोर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आपने देखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्रिस्टी पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, बिल्कुल इसमें ग्रेना थैलाकॉइड होते हैं जहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, ये ग्रेना है, ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा है जहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है, जहाँ पे केल्विन साइकिल ऑपरेट होती है, जिसके थ्रू प्लांट अपना भोजन बनाता है। न्यूक्लियस के बारे में आप जानते हैं, मास्टर ऑफ द सेल है। ये सब डबल मेम्ब्रेन होते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको पहले लिखा गया है डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है जिसपे DNA प्रेजेंट होते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे डेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जिसका मेन काम होता है राइबोसोम की सिंथेसिस करना। ठीक है, तो RER की अगर फिर से हम एक बार देखते हैं। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम एंड वैक्यूल्स। डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। अच्छा, इसमें एक और समानता है कि इन तीनों में DNA पाए जाते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस में भी आपको बताते हैं हम, ठीक है। आरईआर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे चेपरान प्रोटीन पाए जाते हैं, HSP 70 जो होता है, HSP 70 जिसको बोलते हैं, ये हेल्प करता है कि प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग कहाँ होती है, कहाँ होनी है, प्रॉपर फोल्डिंग इन प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, जैसे इसमें N और N+4 का रूल चलता है, N+4 का, जैसे एक साइड में कार्बोक्सिलिक होता है, एक साइड में अमीनो ग्रुप होता है, तो प्रोटीन कहाँ से मुड़ेगा उसके फोल्डिंग में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, इसका जो मेन काम होता है लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है, न्यू मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि क्या होता है जो मेम्ब्रेन होती है उसमें सबसे अधिक फास्फोलिपिड होता है, तो न्यू मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, न्यू मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी जो होती है, गोल्गी बॉडी का जो मेन काम होता है पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ मटेरियल फॉर द वेरियस पर्पज, ठीक है। बहुत सारे काम के लिए इसका जो क्या करती है गोल्गी बॉडी, पैकेज करती है, फिर उसको सिक्रेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है, बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे पोस्टमैन की तरह काम करती है गोल्गी बॉडी। पोस्टमैन क्या करता है, जैसे मान लो कोई दिल्ली से चिट्ठी भेजा, ठीक है, उस पर क्या होगा, एड्रेस होगा, पिन कोड होगा। अब किसी गांव में जाना है तो उस गांव में किसको देना है, ठीक है, पूरा गांव बड़ा है, वहाँ पर नंबर ऑफ पीपल पाए जा रहे हैं, तो वहाँ को देना है, जेट मतलब जिस नाम से होगा उनके घर जाके डिलीवर करेगा। तो इसी तरह से गोल्गी बॉडी पे इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और सेम रिसेप्टर पे जाके वो डिलीवर करती है। लाइसोसोम का जो मेन काम होता है, इसे हम जानते हैं, आप लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव एंजाइम के अलावा इसको हम एसिड हाइड्रोलिज बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलाइजेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो इसका मेन काम है इंगल्फ करती है, इंगल्फ बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है, इंगल्फ बैक्टीरिया एंड वायरस। पैरासिसोम का जो मेन काम है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में हेल्प करती है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में हेल्प करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करती है, एम्ब्रियोजेनेसिस और सीड फॉर्मेशन में हेल्प करती है, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड सीड फॉर्मेशन में भी है, सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करती है, सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करती है। नीचे थोड़ा सा जगह है, आप देख लीजिएगा, जगह कम है, सॉरी। वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड पार्टिकल्स, फूड मटेरियल्स एंड आयन, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स एंड आयंस like क्लोरोप्लास्ट, पोटेशियम, etc। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज़्यादा जगह नहीं, मैं आगे भी नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ आपको। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेन खास बात है यहाँ पे, ये सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है, ये भी सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है। सेमी ऑटोनॉमस बॉडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए, सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें भी सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए पाया जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है इसमें आपका लीनियर
डबल स्टैंड डीएनए पाया जाता है। अब सर्कुलर दैट मीन्स कि सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए है, सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए है। और लीनियर फॉर्म में आपने बहुत बार डायग्राम बनाया होगा इस तरह से, लैडर लाइक स्ट्रक्चर, यह आपका लीनियर नुमा डायग्राम है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस तीनों में डीएनए पाए जा रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं जीनोम, सम टोटल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए, न्यूक्लियस में डीएनए है, इस वजह से इनको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। बाकी जो न्यूक्लियस है क्या है, मास्टर ऑफ द सेल तो है ही, आप जानते हैं। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एटीपी प्रोड्यूस करता है। एनिमल सेल में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 38 एटीपी का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ या बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, क्रेब्स साइकिल एंड ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। इन प्रोसेस की वजह से, इन प्रोसेस के द्वारा एटीपी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। और किचन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाता है, ऑटोट्रॉप्स है, विद द हेल्प ऑफ या बाय द प्रोसेस ऑफ, by the process of photosynthesis with the help of light and carbon dioxide CO2 make own food या synthesis food। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में आप जानते हैं, इसको हम मास्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। कंटेन जेनेटिक मटेरियल, contain genetic material which transfer from one generation to the next generation. Which transfer from one generation to next generation। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इसमें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली क्या चीज़ ट्रांसफर होती है। तो इसमें जो न्यूक्लियस है, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, या 23 पेयर की बात करें तो 46 क्रोमोसोम जो है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम है। इस 46 क्रोमोसोम पे जितने भी, हर क्रोमोसोम की दो कापी है, एक पैटर्नल कापी है, एक मैटरनल कापी है, और हर क्रोमोसोम पे अलग अलग जीन प्रेजेंट हैं और वो अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो जीन प्रेजेंट है इंसुलिन की सिंथेसिस के लिए, क्रोमोसोम नंबर 9 के जो जीन है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। तो हर एक का अलग कैरेक्टर है, और ये क्रोमोसोम जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे तो वहाँ भी अपना सेम काम करेंगे। वहाँ भी जब बच्चे में जाएगा तो वहाँ भी क्रोमोसोम नंबर 11 जो होगा इंसुलिन की सिंथेसिस करेगा। इसलिए बोलते हैं कि ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। थैंक्स।